दोस्तों सोचिए, एक राजा का बेटा घोड़े पर सवार पूरे रुआब के साथ और सामने खड़ी एक मामूली सी जाट की बेटी हाथ गोबर से सने हुए मुंह में तिल चबाती हुई। राजकुमार ने सोचा ये मेरे सामने क्या चीज़ है। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो मामूली समझ रहा है वही एक दिन उसके बेटे से ही उसका मुंह काला करवाएगी और 14 जूते मरवाएगी, साथ अपने नाम के और साथ अपने बेटे के नाम के। ये कहानी है एक ऐसी दबंग जाटनी की जिसने अकेले दम पर पूरे राज्य के राजा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं संगीता कहानी कैप्सूल। कहानी अंत तक देखिएगा क्योंकि जो ट्विस्ट आखिर में आने वाला है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दबंग जाटनी, एक मज़ेदार कहानी। दोस्तों बात उन दिनों की है जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का राज चलता था। एक छोटे से गांव तेली में एक जाट जमींदार रहता था। मेहनतकश आदमी था, दिन रात अपने खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता और अपनी इकलौती बेटी चंद्रो को पाला था जान से भी ज़्यादा। चंद्रो यानी हमारी कहानी की दबंग जाटनी। दोस्तों क्या रूप था उसका, गेहुआ रंग, कमर तक काले घने बाल और आँखों में ऐसी चमक कि सामने वाला एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों चंद्रो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो थी तेज तरार, हाजिर जवाब और निडर। बचपन से ही उसके बाप ने उसे सिखाया था, बेटी औरत होना कमजोरी नहीं है, चुप रहना कमजोरी है। एक दोपहर की बात है दोस्तों, चंद्रो खेत में बैठी गोबर के उपले थाप रही थी, साथ में मुंह में तिल चबा रही थी। तभी सड़क से धूल का गुबार उठा और एक सजा धजा घोड़ा रुक गया उसके सामने। घोड़े पर बैठा था राज्य का इकलौता राजकुमार कुंवर विक्रम सिंह। दोस्तों ये राजकुमार था बड़ा बिगड़ैल, घमंडी, मुंहफट। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके इशारे पर नाचती है। चंद्रो को देखते ही विक्रम के मन में शरारत जागी। उसने सोचा इस मामूली लड़की के साथ थोड़ी ठिठोली कर लेता हूँ, मज़ा आएगा। घोड़े को पास लाकर वो बोला, ओ तिल थापनी गोबर चाबनी ई गाँव को के नाव, मतलब ओ तिल थापने वाली गोबर चबाने वाली इस गांव का नाम क्या है। दोस्तों राजकुमार ने जानबूझकर शब्द उल्टे कर दिए थे ताकि लड़की को नीचा दिखा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने जो लड़की बैठी है वो आम जाटनी की बेटी नहीं है, वो है दबंग जाटनी। चंद्रो ने एक बार आंख उठाकर राजकुमार को देखा, फिर एक मुस्कान आई उसके चेहरे पर और उसने जवाब दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर कावड़िया ताऊ गाँव को नाव टेली, मतलब ओ घोड़े पर चढ़े हुए कानों में बालियां पहने हुए ताऊ इस गांव का नाम टेली है। दोस्तों चंद्रो ने राजकुमार को ताऊ कह दिया, यानी बूढ़ा, कानों में बाली पहने हुए। एक ही जवाब में उसने राजकुमार की औकात बता दी। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। दोस्तों सोचिए, पूरे राज्य का राजकुमार और एक गरीब जाट की लड़की ने उसे ताऊ कह दिया। खून खोल उठा उसका। दांत पीसते हुए वो बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू जानती है मैं कौन हूँ। सुन ले, मैं तुझसे शादी करूँगा और चौथे फेरे में तुझे छोड़ दूँगा। न तू ब्याही रहेगी न कुंवारी, जिंदगी भर लोग तुझ पर थूकेंगे और तू मुझे कोसती रहेगी। दोस्तों ये सुनकर एक पल के लिए चंद्रो भी सक पका गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपनी कमर पर हाथ रखा, सीना तान कर खड़ी हुई और बोली, रुक ओ राजा की घमंडी औलाद, अब मेरा वादा भी सुनता जा। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह ना करवाया, तेरे ही बेटे से तुझे 14 जूते ना मरवाए तो मेरा नाम चंद्रो नहीं, मैं असली जाट की औलाद नहीं। दोस्तों राजकुमार चौंक गया। एक मामूली लड़की उसे 14 जूते मारने का वादा कर रही है। वो बिना कुछ बोले घोड़ा भगाकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। दोस्तों राजमहल पहुँचते ही विक्रम का पारा गिर गया। न खाना खाया न पानी पिया, बस अपने कमरे में बंद होकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए, राजा रानी परेशान। रानी ने राजा से कहा,
महाराज हमारा इकलौता बेटा है, कुछ करो, कहीं जान न दे दे। राजा ने अपनी बुद्धि लगाई और विक्रम के सबसे करीबी दोस्त रघुवीर को बुलवाया। दोस्तों, रघुवीर बड़ा शातिर लड़का था। राजा ने उसे विक्रम के पास भेजा। विक्रम ने रोते हुए सारी बात रघुवीर को बता दी। यार, मैंने एक जाट की लड़की को चुनौती दे दी है कि उसे चौथे फेरे में छोड़ दूंगा। अब अपनी बात कैसे पूरी करूं? रघुवीर जोर से हंसा। अरे यार, इतनी छोटी बात, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाप को मना लूँगा। रघुवीर सीधे राजा के पास गया और आधी अधूरी बात बताई। महाराज, राजकुमार का दिल एक जाट की बेटी पर आ गया है, बस इसी गम में अनशन कर रहा है। बेटे की मोहब्बत सुनकर राजा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत पुरोहित को भेजा, जाओ उस जाट के घर रिश्ता लेकर जाओ। जब चंद्रों के बाप के पास राजा का रिश्ता पहुंचा तो वो हक्का बक्का रह गया। कहाँ राजा का बेटा और कहाँ हमारी मामूली बेटी। जरूर कोई बात है, लेकिन राजा का हुक्म था, मना करने की हिम्मत किसमें थी। उसने हाँ कर दी। दोस्तों, चंद्रों को जब पता चला तो वो भी समझ गई। मन ही मन बोली, ठीक है राजकुमार, तू जो खेल खेलेगा मैं उससे बड़ा खेल खेलूंगी। विवाह का दिन आया, बड़ी धूमधाम बारात आई। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। चंद्रों की आंखें राजकुमार पर टिकी थी। वो जानती थी अब कुछ होने वाला है। जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, विक्रम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आंखें ऊपर चढ़ा ली, मुंह से झाग निकलने का नाटक किया। रघुवीर और बाकी दोस्त चिल्लाए, अरे राजकुमार को मिर्गी का दौरा पड़ा है, जल्दी पालकी लाओ, हम राजमहल ले जाते हैं, ठीक होकर वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों, चंद्रो भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसी अफरा तफरी में जब सब विक्रम को उठा रहे थे, चंद्रो ने धीरे से उसकी कमर से बंधी कटार निकाल ली। किसी को पता भी नहीं चला। बारात चली गई। चंद्रो दुल्हन के जोड़े में अकेली खड़ी रह गई। लोग खुसर फुसर करने लगे, लेकिन चंद्रो ने आंसू नहीं बहाए। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, फेरे रुके नहीं, मैं अकेले बाकी फेरे लूँगी। और फिर दोस्तों, सबके सामने चंद्रो ने राजकुमार की उसी कटार को अपने बगल में रखकर बाकी 3 फेरे पूरे किए। विवाह संपूर्ण हो गया। अब वो विधिवत राजकुमार की पत्नी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन चंद्रो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे से बुदबुदाए, विक्रम सिंह, खेल अब शुरू होगा। दोस्तों, दिन बीते, महीने बीते, लेकिन राजकुमार चंद्रो को लेने नहीं आया। चंद्रो का बाप रोज अपनी बेटी को सूखता हुआ देखता, उसका कलेजा फटता, लेकिन चंद्रो के अंदर तो आग जल रही थी, बदले की आग। एक दिन चंद्रो अपने बाप के पास गई और बोली, बापू, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने दो, मन को शांति मिलेगी। बाप ने सोचा, बेचारी मेरी बेटी तीर्थ करेगी, लौटेगी तो शायद इस सदमे से उभर जाए। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, चंद्रो को सोने के सिक्कों से भरी थैली दी और विदा किया। लेकिन दोस्तों, चंद्रो तीर्थ पर थोड़े जा रही थी। वो तो सीधे उसी राज्य की राजधानी में पहुंच गई जहां विक्रम का राजमहल था। राजधानी पहुंचकर चंद्रो ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। फिर उसने एक अनोखा काम किया। उसने अपना रूप ही बदल डाला। बाल खुले छोड़ दिए, आंखों में काजल लगाया, चूड़ियाँ पहनी, घाघरा चोली पहनी और बन गई एक गुजरी यानी ग्वालन। फिर उसने बाजार से 2 बेहतरीन नस्ल की गायें खरीदी। दोस्तों, अब चंद्रो ने एक तरकीब लगाई जो आपको सुनकर हैरानी होगी। उसने उन गायों को सिर्फ हरा चारा नहीं खिलाया, बल्कि बादाम, काजू, पिस्ता, मखाने और देसी घी भी खिलाने लगी। नतीजा दोस्तों, उन गायों का दूध इतना गाढ़ा, इतना मीठा, इतना खुशबूदार हो गया कि उससे जो दही बनती थी वो अमृत के समान थी। चंद्रो ने उसी दही को मटकी में भरा, खुद बन ठन कर तैयार हुई और शाम को नगर के मुख्य चौक पर बैठ गई। लोग आते, दही का स्वाद चखते तो हैरान रह जाते। कोई भी ऐसी दही उन्होंने पहले कभी नहीं चखी थी। पूछते, गुजरी, कितने की है ये दही? चंद्रो मुस्कुराकर कहती, 100 रुपये। दोस्तों, उस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, लेकिन दही इतनी लाजवाब थी कि लोग खरीद ही लेते। एक दिन वहाँ से रघुवीर गुजरा, वही राजकुमार का दोस्त। उसने भी दही चखी
और दीवाना हो गया। फौरन वो दही खरीद कर राजमहल पहुंचा और राजकुमार को खिलाए। विक्रम ने जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें बंद हो गई। दोस्तों, राजमहल का खाना खाने वाले विक्रम ने जिंदगी में ऐसी दही नहीं चखी थी। उसने पूछा, रघुवीर, ये कहाँ से लाया? रघुवीर ने सारी बात बताई कि एक बेहद सुंदर गुजरी है जो चौक पर दही बेचती है। विक्रम के मन में ख्याल आया, जिस औरत के हाथ की दही इतनी मीठी है, वो खुद कैसी होगी। अगले ही दिन वो खुद चौक पर पहुंच गया। जब चंद्रो ने राजकुमार को आते देखा तो उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आई। दोस्तों, सोचिए, उसकी अपनी पत्नी उसके सामने खड़ी थी और वो उसे पहचान भी नहीं पाया। घमंडी इंसान की यही पहचान है, अपनों को भी नहीं पहचान पाता। विक्रम चंद्रो के रूप पर पागल हो गया। रोज आने लगा, दही के बहाने, बातें करने के बहाने मिलने लगा। चंद्रो ने जानबूझकर उसे अपने रूप के जाल में फंसने दिया। एक दिन उसने विक्रम को अपने डेरे पर बुलाया, एकांत में मुलाकात की और दोस्तों, उसी रात चंद्रो ने अपना मकसद पूरा कर लिया। वो गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद चंद्रो ने विक्रम से कहा, मुझे अपने गांव लौटना है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। विक्रम घबराया, नहीं, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चंद्रो बोली, मैं फिर लौटूंगी, वादा है। विक्रम ने अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी उतारी, चंद्रो को दी और बोला, ये निशानी है, अगली बार जब आओ तो ये अंगूठी पहरेदारों को दिखाना, सीधे राजमहल चली आना। चंद्रो ने अंगूठी अपनी मुट्ठी में दबाई और मन ही मन बोली, हाँ विक्रम, अगली बार जरूर आऊँगी, लेकिन उस दिन तेरी जिंदगी पलट जाएगी। दोस्तों, चंद्रो अपने गांव लौट आई। बाप ने सब समझ लिया। बेटी ने उसे सारी योजना बताई। बाप गर्व से सीना तान कर बोला, शाबाश मेरी बेटी, तू सच में जाट की औलाद है। 9 महीने बीते और चंद्रो ने एक तेजस्वी बेटे को जन्म दिया। दोस्तों, बच्चे का नाम रखा गया तेजवीर। तेजवीर बचपन से ही अलग था। आंखों में बिजली, चेहरे पर तेज, बाजुओं में हाथी जैसी ताकत। चंद्रो उसे अच्छा खिलाती पिलाती और अंदर ही अंदर तैयार करती एक मकसद के लिए। तेजवीर 10-12 साल का हुआ तो गांव के सारे बच्चे उससे डरने लगे। खेल में जो भी उसे हराने की कोशिश करता, तेजवीर उसे पीट देता। एक दिन की बात है दोस्तों, तेजवीर ने एक ब्राह्मण के बेटे को अपना घोड़ा बना लिया, उस पर सवार होकर उसे दौड़ाया और जब वो थक गया तो उसकी पिटाई कर दी। रोता हुआ वो बच्चा अपनी माँ के पास गया। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई, सीधी चंद्रो के घर पहुंची और दहलीज पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे ओ चंद्रो, ये किसका पाप उठा लाई है? पता नहीं कौन है इसका बाप, किसकी अनैतिक संतान है ये। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है इसने। बिना बाप के बच्चे ऐसे ही बिगड़ते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें तेजवीर ने अंदर के कमरे से सुन ली। उसके कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाला गया हो। बिना बाप का किसका पाप? ब्राह्मणी के जाने के बाद तेजवीर बाहर आया, चेहरा लाल, आंखों में आंसू, हाथ में अपनी छोटी सी कटार। चंद्रो के सामने खड़ा हुआ और बोला, माँ, एक बात पूछूं? सच सच बता देना, मेरा बाप कौन है? आज तक तूने मुझे क्यों नहीं बताया? या तो आज तू मुझे मेरे बाप का नाम बता, या फिर इसी कटार से मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं ये कलंक लेकर नहीं जी सकता। दोस्तों, चंद्रो की आंखें भर आई। 12 साल से जो राज उसने अपने सीने में दबा कर रखा था, आज खुलने वाला था। उसने बेटे को अपने पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तेजवीर, मैं तुझे तेरे बाप का नाम बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त माँ? तू अपने बाप के पास जाएगा, उसका मुंह काला करेगा और उसे 14 जूते मारेगा, 7 मेरे नाम के और 7 अपने नाम के, तभी तू असली मर्द कहलाएगा। तेजवीर हैरान रह गया, क्या बात कर रही है माँ? बाप को जूते मारूंगा? चंद्रो ने पूरी कहानी खोल कर रख दी। कैसे विक्रम सिंह ने उसका अपमान किया, कैसे चौथे फेरे में छोड़ दिया, कैसे गुजरी बनकर उसने बदला लिया और कैसे तेजवीर का जन्म हुआ। तेजवीर सब सुनकर पत्थर हो गया। फिर एक झटके से उठा, माँ के पैर छुए और बोला, माँ, तूने जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम अब मेरा है। मैं उस घमंडी राजा को 14 नहीं, चाहे जान देनी पड़े, लेकिन 7 तेरे नाम के और 7 मेरे नाम के जरूर मारूंगा। तू निश्चिंत रह।
चंद्रों ने अपनी संदूक खोली, विक्रम की वही सोने की अंगूठी निकाली, तेजवीर के हाथ में रखी और बोले, बेटा ये निशानी है, जरूरत पड़े तो काम आएगी। जा अपने बाप के राज्य और इतिहास बदल कर आ। दोस्तों, तेजवीर अपने बाप के राज्य पहुंचा। पूरे नगर में उसने पता लगाया तो मालूम हुआ अब विक्रम सिंह राजकुमार नहीं, राजा बन चुका है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। तेजवीर ने मन में ठानी, चाहे राजा हो या भगवान, माँ का वादा पूरा होकर रहेगा। नगर में घूमते घूमते वो एक बूढ़ी मालिन के घर पहुंचा। मालिन गरीब थी, किराए पर कमरा देती थी। तेजवीर ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। बुढ़िया की आंखें चमक उठी। बेटा जब तक चाहे रह। रात को तेजवीर ने एक काम किया दोस्तों, जो पूरे राज्य में हलचल मचा गया। उसने पूरे नगर की दीवारों पर पर्चे चिपका दिए जिन पर लिखा था, 1.5 छैल की नगरी में 2.5 छैल आयो है, ठगो ठग आवे कोनी। दोस्तों, छैल का मतलब होता है चालाक। 1.5 छैल यानी 1.5 चालाक और 2.5 छैल यानी 2.5 चालाक, मतलब चालाकों का भी बाप। ये पर्चे पढ़कर पूरा नगर हिल गया। राजा विक्रम के दरबार में ये बात पहुंची तो उसका चेहरा लाल हो गया। ये कौन है जो मेरे राज्य को चुनौती दे रहा है? जो भी इस 2.5 छैल को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले मीणा जाति के लोग आए। महाराज, हम पकड़ेंगे उसे। तेजवीर को बूढ़ी मालिन से सब पता चल गया। रात होते ही उसने एक ज्योतिषी का भेष बनाया और मीणा लोगों के घर पहुंच गया। उनकी पत्नियों से बोला, बहनों, आज रात तुम्हारे घर डाकू आने वाले हैं। पहचान ये है, सिर पर बाल नहीं होंगे, गंजे होंगे और शरीर पर सिर्फ कच्छा होगा। जब वो दरवाज़ा खटखटाएं और कहें कि हम तुम्हारे पति हैं तो दरवाज़ा मत खोलना, ईंट पत्थरों से उन पर बरसना। औरतों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तेजवीर ने नाई का भेष बनाया और एक तालाब के किनारे जा बैठा। जब मीणा लोग गश्त लगाते हुए वहाँ पहुँचे तो उसने कहा, सुनो भाइयों, आज रात 2.5 छैल यहीं आने वाला है। हजामत बनवाने मेरे पास आता ही होगा। मीणा लोग खुश हो गए। अरे वाह, हम भी छिप जाएं। नाई बोला, नहीं, ऐसे तो वो पहचान लेगा। एक काम करो, मैं तुम सबके बाल काट देता हूँ, तुम गंजे हो जाओगे, फिर तालाब में डूब कर बैठो। सिर्फ सिर बाहर रखना, जब वो आए तुम पकड़ लेना। दोस्तों, मीणा लोग उसकी बातों में आ गए। सबके बाल कटवाए, कपड़े उतारे और ठंडे पानी वाले तालाब में बैठ गए। तेजवीर उनके सारे कपड़े लेकर रफू चक्कर हो गया। आधी रात बीत गई, पूरी रात बीत गई, कोई नहीं आया। ठंड से कांपते हुए मीणा लोग तालाब से बाहर निकले तो देखा कपड़े भी गायब। बेचारे कच्छे में अपने घर पहुँचे। आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया। औरतों ने ज्योतिषी की बात याद की। गंजे कच्छे में, यही तो डाकू हैं। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बेचारे मीणा लोग चिल्लाते रहे, अरे ओ, हम तेरे पति हैं। लेकिन औरतें मानने को तैयार नहीं। पूरी रात पिटते रहे बेचारे। सुबह जब उजाला हुआ तब पहचान हुई। राजा को जब ये खबर मिली तो वो दांत पीस कर रह गया। अगले दिन नगर का कोतवाल आगे आया, महाराज मुझे मौका दीजिए। तेजवीर को फिर सब पता चल गया। शाम को उसने एक बूढ़ी अम्मा का भेष बनाया, फटे कपड़े पहने, चौक पर बैठकर अनाज पीसने लगा। कोतवाल वहाँ से गुजरा। अरे बुढ़िया, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या बताऊँ बेटा, वो 2.5 छैल मेरे पास आया था। कह गया है कि उसके घोड़े के लिए दाना पीस कर रख। मैं तो बूढ़ी हूँ, हाथ चलते नहीं, क्या करूँ? कोतवाल की आंखें चमक उठी। अरे बुढ़िया, तू हट यहाँ से, तेरे कपड़े मुझे दे, मैं तेरे रूप में बैठता हूँ। जैसे ही वो आएगा मैं उसे पकड़ लूँगा। बुढ़िया के कपड़े पहनकर कोतवाल वहीं बैठ गया और तेजवीर कोतवाल के असली कपड़े लेकर रफू चक्कर। पूरी रात कोतवाल बुढ़िया के भेष में दाना पीसता रहा। सुबह जब लोग चौक पर आए तो कोतवाल को इस हाल में देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजा तक खबर पहुंची तो उसने माथा पकड़ लिया। अब फौजदार आगे आया। राजा ने इस बार आधा राज्य का इनाम घोषित कर दिया। तेजवीर ने मालिन से पता किया, फौजदार के घर में कौन कौन हैं। मालिन बोली, बेटा 3 लोग हैं, फौजदार, उसकी पत्नी और उनकी इकलौती बेटी रूपा। बेचारी 12 साल पहले ब्याही गई थी,
लेकिन दामाद आज तक लेने नहीं आया। बेचारे फौजदार का दिल टूटा हुआ है। तेजवीर के दिमाग में योजना बन गई। उसने ज्योतिषी का भेष बनाया और फौजदार के घर के सामने मंत्र पढ़ते हुए चक्कर लगाने लगा। कोई है भाग्य का मारा, किसी का अपना खोया हुआ, ज्योतिषी सब बता सकता है, कोई पूछो तो सही। फौजदार दौड़कर बाहर आया। ज्योतिषी जी, मेरी बेटी का दामाद 12 साल से नहीं आया, क्या वो आएगा? ज्योतिषी ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़े और बोला, अरे फौजदार, तेरे भाग्य खुलने वाले हैं। तेरा दामाद आज ही रात तेरे घर आएगा। एक बड़ा व्यापारी बन गया है, चांदी के सिक्कों से तेरा घर भर देगा। फौजदार खुशी से नाच उठा। ज्योतिषी को मोटी दक्षिणा देकर विदा किया। रात हुई। फौजदार पूरे परिवार सहित दामाद के स्वागत में बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अमीर व्यापारी खड़ा था। नमस्ते ससुर जी, पहचाना? 12 साल हो गए, याद कैसे रहूँगा? फौजदार ने आंसुओं से उसका स्वागत किया। पत्नी ने थाली सजाई, दामाद को अच्छा खाना खिलाया और ऊपर के कमरे में बेटी रूपा के साथ सोने को भेज दिया। खुद फौजदार सोचा, रात बहुत है, मैं 2.5 छैल को ढूंढने निकल जाता हूँ। अब तो आधा राज्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वो दामाद बना 2.5 छैल, यानी हमारा तेजवीर ही था। जैसे ही फौजदार बाहर निकला, तेजवीर ने रूपा पर कटार तानी, चुपचाप अपने सारे गहने उतार दो, नहीं तो जान चली जाएगी। बेचारी रूपा कांप गई। सारे गहने उतारे। तेजवीर ने उसे खाट से बांधा, मुंह में कपड़ा ठूसा, घर का सारा धन दौलत समेटा और जाते जाते बोला, अपने बाप से कहना कि 2.5 छैल बाहर नहीं, तेरा जमाई बनकर तेरे ही घर आया था। सुबह जब फौजदार थका हारा घर लौटा तो ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। राजा को खबर मिली तो उसके सब्र का बांध टूट गया। दोस्तों, अब राजा विक्रम ने खुद ठान ली, अब मैं खुद इस 2.5 छैल को पकड़ूंगा। उसने पूरे नगर के दरवाजे बंद करवा दिए। बस एक मुख्य दरवाजे पर एक लकड़ी का काठ रखवाया, यानी अपराधियों को बंद करने का खाप, और खुद वहीं तलवार लेकर बैठ गया। तेजवीर को मालिन से सब पता चल गया था। उसने इस बार सबसे शातिर भेष बनाया। एक बेहद सुंदरी युवती का रूप, हाथ में पूजा की थाली, माथे पर सिंदूर, आंखों में आंसू। वो धीरे धीरे राजा के सामने से गुजरा। राजा की नज़र उस पर पड़ी। रुक जा बेटी, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? युवती बना तेजवीर बोला, महाराज, मैं फौजदार की बेटी रूपा हूँ। कल रात 2.5 छैल ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मेरी इज्जत लूट ली। अब भैरव बाबा के मंदिर जा रही हूँ पवित्र होने के लिए। राजा को दया आ गई। जा बेटी, भैरव बाबा तेरा कल्याण करे। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। राजा ने उसे रोका, बेटी, मंदिर में सब ठीक हुआ? युवती ने हाँ में सिर हिलाया, फिर काठ की तरफ इशारा करके बोली, महाराज, ये क्या चीज़ है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा ने गर्व से बताया, बेटी, ये काठ है, इसमें एक पैर इस छेद में जाता है और दूसरा पैर 3 छेद छोड़कर चौथे में फिर ताला लगा देते हैं। आज इसी में मैं उस 2.5 छैल को बंद करूँगा। युवती ने भोलेपन से कहा, महाराज, मुझे भी देखना है ये कैसे काम करता है, एक बार मुझे डालकर दिखा दीजिए ना। राजा बोला, अरे बेटी, तेरे नाजुक पैर छिल जाएंगे, ऐसा कर, मैं खुद इसमें बैठकर तुझे दिखाता हूँ। दोस्तों, राजा खुद उठा, अपने दोनों पैर काट के छेदों में डाले, हाथ भी अंदर डाले और बैठ गया। बस तेजवीर इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिजली की रफ्तार से उसने काठ बंद किया, ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। राजा हड़बड़ाया, अरे बेटी, ये क्या किया? जल्दी खोल, मैं फंस गया हूँ। तेजवीर ने अपना नकली घूंघट उतारा, औरत के कपड़े फाड़े और अपना असली रूप दिखाया। राजा साहब, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, मैं हूँ तेजवीर, चंद्रो जाटनी का बेटा, और 2.5 छैल भी मैं ही हूँ। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। चंद्रो? कौन चंद्रो? तेजवीर हंसा, वो जिसे तूने चौथे फेरे में छोड़ा था, वो जिसने तुझे 14 जूते मारने का वादा किया था। आज माँ का वो वादा तेरा बेटा पूरा करने आया है। तेजवीर ने अपनी जेब से कालिक की डिब्बी निकाली, राजा का पूरा मुंह काला कर दिया। फिर एक मोटा जूता निकाला और गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेरी माँ चंद्रो के नाम के। राजा चिल्ला रहा था, लेकिन काठ में फंसा हुआ कुछ नहीं कर पा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 मेरे नाम के, क्योंकि तूने मुझे बिना बाप का बना दिया था। 14 जूते मारने के बाद तेजवीर रुका, फिर अपनी जेब से वो सोने की अंगूठी निकाली, राजा के सामने रखी और बोला, पहचाना? यही अंगूठी तूने उस गुजरी को दी थी, मेरी माँ को। आज वही अंगूठी तेरे घमंड को तोड़ने आई है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तेजवीर वहाँ से चला गया। दोस्तों, सुबह जब लोगों ने राजा को इस हालत में देखा तो काठ खोला। राजा का चेहरा शर्म से लाल था, मुंह काला और 14 जूतियों के निशान। लेकिन एक बात उसके मन में अटकी थी, वो लड़का कौन था? 7 माँ के नाम के, 7 अपने नाम के, मतलब क्या है? राजा ने अगले दिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। 2.5 छैल के सारे गुनाह माफ़ हैं, वो दरबार में हाजिर हो, राजा खुद उसे इनाम देंगे। तेजवीर ने जब ये सुना तो वो दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उसे देखा, एकदम चौंक गया। चेहरे की कशीदगी देखकर मन में कुछ गूंज उठा। उसने पूछा, बेटा तूने जूते क्यों मारे, वो भी 14, कुछ तो बता। तेजवीर ने वो अंगूठी राजा के सामने रखी। राजा ने अंगूठी देखते ही पहचान लिया, ये तो वही अंगूठी है जो मैंने गुजरी को दी थी। तेजवीर ने पूरी कहानी सुनाई। चंद्रों का अपमान, चौथे फेरे की चाल, कटार से फेरे पूरे करना, गुजरी बनकर बदला लेना और तेजवीर का जन्म। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना मुकुट उतारा, तेजवीर के पैरों में रख दिया। बेटा तू सच में मेरा बेटा है, और वो चंद्रों, वो मेरी असली पटरानी है। मैं घमंड में अंधा हो गया था। जा अपनी माँ को आदर सहित ले आ। मैं आज भरे दरबार में अपनी गलती मानता हूँ। तेजवीर अपनी माँ को लेने गांव गया। चंद्रों को जब सारी बात पता चली तो उसकी आंखों में संतुष्टि के आंसू आ गए। उसने बेटे को सीने से लगाया। तूने मेरे 12 साल के दर्द का बदला ले लिया मेरे शेर, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। लेकिन तेजवीर बोला, नहीं माँ, अब मरना नहीं, अब जीना है। पूरी शान से चंद्रों को रथ में बिठाकर तेजवीर राजमहल लाया। राजा विक्रम ने भरे दरबार में चंद्रों से माफ़ी मांगी, उसे अपनी पटरानी बनाया और तेजवीर को युवराज घोषित कर दिया। दोस्तों, इस तरह दबंग जाटनी चंद्रों ने वो वादा पूरा किया जो उसने 25 साल पहले एक खेत के किनारे किया था। एक मामूली सी जाट की बेटी ने पूरे राज्य के राजा को सबक सिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें कई बातें सिखाती हैं। पहली, घमंड कभी मत करो, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगती। आज जो ऊपर है कल नीचे आ सकता है। दूसरी, औरत को कभी कमज़ोर मत समझो। औरत माँ है, बेटी है, पत्नी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो दुर्गा भी बन सकती हैं, काली भी बन सकती हैं। तीसरी, अपनी इज्जत का बदला हमेशा अकल से लेना चाहिए, तलवार से नहीं। चंद्रों ने 25 साल इंतज़ार किया, लेकिन आखिर में उसने जीत हासिल की। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। राजा ने अपमान बोया था, 14 जूते काटे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो संगीता कहानी कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये कहानी अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें ऐसी ज़ोरदार कहानियाँ सुनना पसंद हैं। कमेंट में बताइए, क्या चंद्रों ने सही बदला लिया? क्या आप ऐसी हिम्मत वाली औरतों को जानते हैं? आपका जवाब मेरा इंतज़ार कर रहा है। मिलते हैं दोस्तों एक और ज़ोरदार कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ आपकी अपनी संगीता, और आप देख रहे थे संगीता कहानी कैप्सूल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।